रौद्र नाम है, तो क्या वाकई जैसा नाम है वैसा ही संवत्सर रहेगा क्या? दैवीय आपदाएं भी आएंगी, समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वहीं ये मौसम में भी दिखाई देगा। राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। मैं इसको बहुत आम सा मानूं कि अगले साल ये फिर पद बदल दिया जाएगा, या इसका बहुत प्रभाव रहता है संवत्सर पे? जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चले वो बचे रहेंगे और जो लोग उससे भटके वो लोग बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। राजा ही अगर अतिचारी हो जाए तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा? जिन लोगों की लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है वो लोग कुछ ऐसे डिसीजंस लेते रहेंगे जिससे कि उनका नुकसान हो। इजराइल, ईरान, अमेरिका वाली जो वॉर है ये नेक्स्ट 6 मंथ तक खिंच सकती है। लड़ाई बड़े तौर पे तो खत्म दिख जाएगी अभी 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन ये लो कॉस्ट वॉर शुरू हो जाएगी। 25 में हमने देखा ऑप सिंदूर जैसा कदम भारत को उठाना पड़ा। क्या नव संवत्सर में वो और रौद्र रूप में दिखाई देगा? क्या पाकिस्तान से तनाव और बढ़ जाएगा? भारत को परेशानी झेलनी पड़ेगी और फिर किसी ऑपरेशन सिंदूर की तरह से कोई ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है मोदी जी का विकल्प आ जाएगा 26 में? वो स्वयं का विकल्प स्वयं तैयार करेंगे और उसके बाद उसको कमान सौंपेंगे। योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री वाला योग बली नहीं दिखाई दे रहा है। दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाला योग है क्या? संघर्ष बहुत होगा, ये मैं अभी आपसे कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये जो संघर्ष मिलेगा आपने कहा, वो फिर अखिलेश जी से मिलेगा? हाँ, अखिलेश जी की कुंडली में अभी शक्ति बढ़ती दिखाई दे रही है मुझे। बहुत से ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि ममता दीदी का तो समय जा चुका है। शनि मंगल राहु की जो स्थिति है, क्या रौद्र संवत्सर में ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि लोगों का रोजगार छिने, नौकरियां छिने? ऐसा हो सकता है। तो ये रोष क्या ट्रंप के खिलाफ पैदा अमेरिका में हो पाएगा? मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। उनके लिए कितना रौद्र रहने वाला है ये संवत्सर? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेष राशि के लोगों को। प्रेम संबंध टूट सकते हैं। मिथुन राशि, कोई भी परेशानी मिथुन राशि के लोगों को, कर्क राशि, मंगल के वजह से ना थोड़ा बीमार रह सकते हैं। अब तुला राशि की ओर बढ़ते हैं गुरुजी। गृहस्थी में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके लिए, और कोई घर खरीद सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए थोड़ी सावधानियों की आवश्यकता है क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है नवंबर तक। कुंभ राशि का कैसा होगा समय? स्वास्थ्य की वजह से अच्छा भला काम रुक जाएगा। विवाह में भी ध्यान रखें, जेठ के महीने में कोई विवाह नहीं करना है। अब अंतिम राशि है मीन राशि। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट जानकारी से परिपूर्ण, रोचक और बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। बात आज के पॉडकास्ट में हम करेंगे नव संवत्सर 2083 की, जिसका नाम रौद्र है। अभी तो संवत्सर शुरू भी नहीं हुआ है और रौद्र रूप इसका दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। क्या पूरा संवत्सर ऐसे ही गुजरने वाला है? क्या मेरे और आपके जीवन में भी शिव का वो रौद्र रूप ही दिखाई देगा? क्योंकि कहते हैं जथा नाम तथा काम। क्या वही रहने वाला है इस संवत्सर में? जो मेहमान मेरे साथ हैं बहुत ख़ास हैं। हमेशा इसके पहले हम उनके आश्रम जाते रहे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, पावन चिंतन धारा में। आज वो हमारे स्टूडियो आए हैं। मैं कहूँ कि ज्योतिष का चिरपरिचित चेहरा वो हैं। अथाह ज्ञान का भंडार उनके पास है और थोड़ा सा उसी ज्ञान से आज हम कुछ समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। हर घर में वो पहचाने जाते हैं एस्ट्रो अंकल के तौर पर। बिल्कुल ठीक आपने पहचाना। मेरे साथ हैं प्रोफेसर पवन सिन्हा जी। स्वागत है गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर स्टूडियो बनाया आपने।
थैंक यू सो मच गुरुजी। और इसीलिए हमने आज आपको कष्ट भी दिया, हमेशा आपके आश्रम हम आते रहे हैं, आगे भी मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि जब स्टूडियो बना है तो आपके जो पावन चरण हैं वो यहाँ पर पड़े और हमेशा जैसा आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। सदा सुखी रहिए, खूब उन्नति हो आप सबकी। धन्यवाद गुरुजी। अब पहला सवाल यही कि ये तो नाम से ही डर लग रहा है, रौद्र नाम है, तो क्या वाकई जैसा नाम है वैसा ही संवत्सर रहेगा क्या? हाँ देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर हमको इस संवत्सर में झेलनी पड़ेंगी। एक, गर्मी, यद्यपि बरसात कम नहीं है, बारिश ठीक है, खाद्यान्न भी ठीक होगा, लेकिन हमें थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। और उस गर्मी और बारिश की वजह से कुछ दैवीय आपदाएं भी आएंगी, जैसे पहाड़ दरकना, एवलांच होना या समुद्र में दिक्कत होनी। समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इस एक साल के भीतर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने से काफ़ी नुकसान होता है। तो कुछ रॉक्स जो हैं, जैसे कोरल रॉक्स हैं, वो पिघलनी शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ तो हो गई मौसम की। उसके अलावा जनता में बहुत रोष होगा, नेतृत्व परिवर्तन की बात होगी। जैसे अभी आपने देखा ही एक बिहार में नेतृत्व परिवर्तन, तो ऐसे ही नेतृत्व परिवर्तन बाकी राज्यों में भी होंगे और केंद्रीय स्तर पर भी होंगे। तो ये जो रौद्र रूप लोगों का भी रहेगा और कुछ सरकारी तंत्र का भी रहेगा, उन्हें कुछ मजबूत कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, मजबूरी में लेने पड़ेंगे। लेकिन हालांकि हमारे साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उनका जो व्यक्तित्व है वो उस प्रकार का व्यक्तित्व है कि लोग उससे जुड़े रहते हैं। वो कहते हैं थाली बजाओ तो लोग थाली बजाते हैं, वो कहते हैं घंटी बजाओ तो घंटी बजाते हैं। वो जो समीक्षाएं करते हैं, लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं। हाँ। तो ये चीज़ तो रहेगी सौभाग्य से कि हमारा जो उस स्तर का नेतृत्व है, लेकिन परिवर्तन की खोज भी होनी शुरू हो जाएगी केंद्र में भी कि मेरे बाद कौन या उनके बाद कौन या उनके बाद कौन, या कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन की यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन भी लोगों की होगी और परिवर्तन ये होना शुरू हो जाएगा। तो ये रौद्र रूप जहाँ बॉर्डर्स पर है, जहाँ आतंकवादी गतिविधियों में भी हमें दिखाई देगा, वहीं लोगों में भी दिखाई देगा और वहीं ये मौसम में भी और दैवीय आपदाओं में भी दिखाई देगा। ख़ास तौर से जो अंडमान निकोबार के आसपास के आइलैंड्स हैं या जो केरल तक का समुद्र तट है या गुजरात का जो अरब ओशन का जो समुद्र तट है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर वह रौद्र रूप मौसम का मिलेगा। और साथ ही साथ पहाड़ों पर वो तो हर वर्ष का अब हो ही गया है, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा अधिक हो सकता है। ग्लेशियर्स को प्रॉब्लम होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तो उससे जो हमारी क्लाइमेट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी ग्लेशियर्स को समझते नहीं हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो हमारे लोग वहाँ जाते हैं ग्लेशियर्स के आसपास, वहाँ जो गंदगी आदि मचाते हैं या जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक असंतुलन उत्पन्न करेंगी और प्रकृति नाराज़ हो जाएगी। प्रकृति भी नाराज़ होती है, तो प्रकृति नाराज़ होगी और प्रकृति जब नाराज़ होती है तो जो रौद्र रूप सामने आता है तो उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं बुरी तरह। मैं तो यही कहूँगी कि प्रकृति का रौद्र रूप तो हमारे वश में है नहीं, वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमारा जो खुद का रौद्र रूप है वो हम रोक सकते हैं। तो कम से कम अपने स्वभाव में नरमी तो हर कोई ज़रूर ला सकता है, क्योंकि उस क्रोध का असर हमें ये लगता है कि हम केवल राजनीति पर असर डाल रहे हैं, जबकि वो असर हमारे घर पर पड़ रहा होता है, वो असर हमारे मन पे पड़ रहा होता है, एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो हम इस नेगेटिविटी से बचने के बहुत सारे रास्ते खोज सकते हैं और खोज लेने चाहिए। नहीं तो हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा ऑफिस का जीवन, बिजनेस का जीवन, ये सब उससे प्रभावित होता है और उसे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक चीज़ मैं और समझना चाहती थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रौद्र संवत्सर का राजा
बृहस्पति है और बृहस्पति देव अतिचारी हैं, ये हम पिछले साल से सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि बृहस्पति देव तो 2032 तक अतिचारी रहने वाले हैं। तो राजा ही अगर अतिचारी हो जाए तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा, इसकी कुछ संभावना है क्या? जी देखिए, जो धनु राशि के लोग हैं या जिनकी लग्न में धनु राशि है या मीन राशि है या जिन लोगों की लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, वो लोग कुछ ऐसे डिसीजंस लेते रहेंगे जिससे कि उनका नुकसान हो। अब वो राजा भी हो सकते हैं, वो अधिकारी भी हो सकते हैं, वह जुडिशरी के लोग भी हो सकते हैं, वह पत्रकार भी हो सकते हैं, वह बाकी लोग भी हो सकते हैं, मैं और आप जैसे लोग भी हो सकते हैं। तो अतिचारी जब भी होगा बृहस्पति तो ये गलत डिसीजन दिलवाएगा। तो अपने जो स्वभाव के विपरीत एक निर्णय है। स्वभाव कैसा होता है बृहस्पति का? सौम्य, सरल, ज्ञान, जिज्ञासा, हम अध्यात्म, तो उसके दूसरी ओर ले जाएगा ये हमको। अब हमें करना क्या होगा? तो जो इसका स्वभाव है उधर लौट आए, यानी सौम्यता, यानी जिज्ञासा, यानी ज्ञान, यानी भक्ति। कोई किसी भी पंथ का हो, वो अपने हिसाब से ज्ञान और भक्ति के राह पे चल जाए और मन को शांत रखे। बस वो ये ठान ले कि मुझे एकदम ना निर्णय लेना है, ना किसी के बारे में एकदम कोई निंदा करनी है, नहीं तो नुकसान मेरा होगा। बस इतना सा उसको ठान लेना है, वही बृहस्पति लाभ देने लगेगा। एटलीस्ट नुकसान तो नहीं करेगा, लाभ नहीं भी दे तो नुकसान नहीं करेगा। अन्यथा अतिचारी बृहस्पति ये प्रॉब्लम करता है। एक चीज़ मैं और बताना इसमें चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री मंगल है और बृहस्पति भी अतिचारी है, तो ऐसे में लिवर डिजीज़, बोन से रिलेटेड डिजीज़, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़, आइज़ और हेड से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। तो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। दरअसल समाज में एक चीज़ है, आप भी देखते होंगे, आपका तो अनुभव बहुत बड़ा है एज जर्नलिस्ट। आपने देखा भी होगा कि अब हम लोग स्ट्रेस्ड बहुत रहते हैं। उसके नाना प्रकार के कारण हैं और जेन्युइन रीज़न है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन वो जो स्ट्रेस होता है वो हमको पनपने नहीं देता, अंदर से पनपने नहीं देता, और फिर हम दूसरे उसके रास्ते अपनाते हैं उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अच्छा, अगर वो रास्ता प्रेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रास्ता ड्रग्स है, शराब हो गई, लिकर, ये सब हो गए, वो भयंकर नुकसान शुरू हो गया। तो अतिचारी बृहस्पति, उधर मंगल मंत्री, और उसमें हम यदि इंटॉक्सिकेट करेंगे अपने आप को, नशा कराएंगे अपने स्वयं को, तो वो निश्चित रूप से बड़ी तबाही मचाएगा हमारे जीवन में, जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे। हमने जानबूझ के स्ट्रेस को बर्स्ट करने के चक्कर में रास्ते गलत अपना लिए। हम सत्संग में जाकर नहीं बैठे, हमने अच्छे लोगों से आशीर्वाद नहीं मांगा, हम अच्छे लोगों की संगत में जाके नहीं बैठे, हमने अपने काम पर फोकस नहीं किया और वहाँ नुकसान शुरू हो गया। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में मैं देखती हूँ कि नशे की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कम से कम पहले वो एक तबका तो ऐसा था जो इन चीज़ों से दूर रहता था, लड़ता भी था। ठीक बात। अब तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। अच्छा, मैं कभी, चूँकि मेरा तो ज़्यादातर काम यूथ के साथ है, तो वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जब मेल पी सकता है तो फीमेल क्यों नहीं? तो मैं उनको बताता हूँ कि बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है। उनकी यूट्रस की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा, उनके लंग्स पर जो असर वो अलग तरीके का पड़ेगा, उनके सिस्टम्स अलग हैं। तो इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सात्विकता का साक्षात रूप स्त्री को माना गया है। वो असुर को भी सुर में ला सकती हैं, इसीलिए उनके ऊपर ये दायित्व छोड़ा गया, इसलिए उनको शक्ति स्वरूपा माना गया, प्रणाम किया गया। हमारे शास्त्रों में ही उनको प्रणाम किया गया। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जब से ये अल्ट्रा फेमिनिज्म आया तब से स्थिति ज़्यादा खराब हुई। जो अगर भारतीय शास्त्र को हम पढ़ें, महाभारत की बहुत सारी घटनाओं को यदि हम पढ़ें, हम रामायण युग की बहुत सारी घटनाओं को पढ़ें, तो उसमें स्त्रियों के पास बहुत पावर्स थी और वो उन पावर का इस्तेमाल करती थी। वहाँ उनके पिता भी नहीं बोल पाते थे उनसे,
तो वो चूँकि डिफरेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की होती हैं, इसलिए उनको वही चीज़ ज़्यादा नुकसान करेगी। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी कि बराबरी अच्छी चीज़ों की होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। अगर पुरुष पी सकता है तो महिला क्यों नहीं पी सकती? से ज़्यादा बेहतर पुरुष क्यों ना बराबरी करें कि महिलाएं नहीं पी रही हैं तो क्यों ना हम भी क्यों नहीं पी के ना पी करके दिखा सकते बहुत हैं। बढ़िया। मैंने महिला दिवस पर एक बार ट्वीट भी किया था कि महिला और पुरुष की अगर वास्तव में बराबरी आपको चाहिए तो पुरुषों को महिलाओं की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, महिलाओं की पुरुषों की तरफ नहीं बढ़ना है। बहुत क्यों ना बढ़िया। आप वात्सल्य की तरफ लौटें, क्यों ना आपके अंदर ममता आनी शुरू हो, क्यों ना आप बच्चों का ख्याल रखना शुरू करें, तो हम आगे ना जाएं, महिला पुरुष की तरफ ना जाए, पुरुष महिलाओं की तरफ जब लौटने लगेंगे तब असल बराबरी होगी। बहुत बहुत सुंदर बात। तो बहुत पुरुषों सुंदर को बराबरी करनी है, महिलाओं को करने की जरूरत नहीं। बुरी चीजों में क्यों बराबरी करनी है? अब वापस बैक टू द पॉइंट पे आती हूँ। ये राजा और मंत्री का क्या वाकई प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है? मतलब क्या मैं आम सा मान लूँ कि ठीक है राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं, मैं इसको बहुत आम सा मानूं कि अगले साल ये फिर पद बदल दिया जाएगा, या इसका बहुत प्रभाव रहता है संवत्सर पे? बहुत प्रभाव। और वैसे भी इस बार का जो संवत्सर है इसमें 12 की जगह 13 महीने हैं, ठीक है ना। तो इस समय में ये बृहस्पति और मंगल का जो प्रभाव है, देखिए 4 मुख्य रहते हैं, राजा, मंत्री और गृह मंत्री और खाद्य मंत्री। अच्छा, किसी भी देश के, हाँ, गृह मंत्री होते हैं, वो चंद्रमा है, मन का कारक। तो और खाद्यान्न के लिए इस बार मंत्री का पद है बुध के पास। तो ये बहुत विशेष होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, देखिए जब देश के हालात या विश्व के हालात ख़राब होंगे तो व्यक्ति की बिसाहती कि अपने हालात ठीक कर ले, है ना। तो वो जो प्रभाव होगा वो बहुत अधिक होगा। आप देखिएगा कि जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चले वो बचे रहेंगे। आप खुद देखिएगा, आप तो हज़ारों लोगों से मिलती हैं, आप खुद देखिएगा वो लोग बचे रहेंगे, और जो लोग उससे भटके वो लोग बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। चाहे वो कोई कॉरपोरेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। इसीलिए बृहस्पति का ज़बरदस्त प्रभाव रहने वाला है, और मंगल का प्रभाव ही हिंसा लाएगा। जो अशांति होगी लोगों में, वो जो हिंसा को जन्म देती है वो अशांति, वो मंगल की वजह से होगी। अब जैसे ये इज़राइल और ईरान है, तो इज़राइल और ईरान में कहीं ऐसा ना हो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक लो कॉस्ट वॉर, जिसे टेररिज्म बोलते हैं, वो शुरू हो जाए। लड़ाई बड़े तौर पे तो ख़त्म दिख जाएगी अभी 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन ये लो कॉस्ट वॉर शुरू हो जाएगी, टेररिज्म शुरू हो जाएगा, और ये ज़्यादा बड़ी संकट की स्थिति होगी, क्योंकि वो मिसाइल आते दिख रही है, वो तो ओपन वॉर है, हाँ। समझ में आ गया। लेकिन ये जो हिडन वॉर होती है ये ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। तो मुझे लगता है कि विश्व जो है इस रास्ते पे ना चल दे, और उससे प्रॉब्लम होगी, स्पाइंग बहुत बढ़ जाएगी। लोग दूसरे देशों के राज प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और लो कॉस्ट वॉर से बड़े बड़े कांड किए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करने पे आ जाए कि तुम लोग आतंकवादी बनो और फला देश में जाके उत्पात मचाओ, हथियार हम दे रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और मुझे लगता है इसकी संभावना है। तो बृहस्पति और मंगल ये कार्य कराएंगे। तो हर संवत्सर में मंगल और बृहस्पति का, ये राजा और मंत्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये आपने कहा कि इजराइल, ईरान, अमेरिका वाली जो वॉर है ये नेक्स्ट 6 मंथ तक खिंच सकती है। बिल्कुल खिंच सकती है, और इसमें अभी तेज़ी आएगी। बहुत सारे देशों के जो कन्फिगरेशन हैं ये बदलेंगे, समीकरण बदलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो स्थिति, वो हालात नुकसानदेह सिद्ध होंगे। यद्यपि जो अमेरिका के इतर, जो जिसे हम पहले कम्युनिस्ट वर्ल्ड कहते थे या सोशलिस्ट वर्ल्ड कहते थे, वो उसके लिए तैयार नहीं है।
उस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम अभी ठीक चल रहा है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनके सिस्टम्स में प्रॉब्लम आएगी। और जो युद्ध होता है, देखिए युद्ध की एक अपनी अर्थव्यवस्था होती है और अर्थव्यवस्था के कारण युद्ध भी होता है। तो युद्ध कोई सिंपल एक कल्चरल प्रॉब्लम नहीं है कि सांस्कृतिक रूप से ही केवल युद्ध होते हैं या धार्मिक रूप से ही केवल युद्ध होते हैं। युद्ध कई बार कराए जाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था के रास्ते खुलें और जो डम पड़े हुए हैं चीज़ें वो खुले, ओपन मार्केट में बिकना शुरू हो जाएं। तो युद्ध की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। तो उस अर्थव्यवस्था को वो फिर से मतलब रिवाइव करने के लिए भी युद्ध कराए जा सकते हैं। और एक बार 2-3 देश युद्ध में कूद पड़ते हैं तो चौथे को फिर मजबूरी में उसमें शामिल होना पड़ता है, पांचवें को मजबूरी में शामिल होना पड़ता है। अब जैसे भारत की स्थिति है, यहाँ मंगल मंत्री है, तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत का एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा। यद्यपि सीधे बड़ी वॉर के लिए भारत नहीं जाएगा, वो भारत की संस्कृति है, वो उस संस्कृति की वजह से नहीं जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत आ जाएगा और ये भी एक ब्लॉक ढूंढने लगेगा, भारत को भी एक ब्लॉक ढूंढना पड़ जाएगा ऐसे में। तो उससे आर्थिक नुकसान भी होगा, हथियार परचेज करके रखने पड़ेंगे, उससे भी देखिए इकनॉमी पे बहुत बर्डन पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव तो रहेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि जो राजा होता है, मंत्री होता है, जो गृह मंत्री होता है, खाद्य मंत्री होता है, इनके बड़े ज़बरदस्त प्रभाव होते हैं वर्ष पर। वो प्रेशर पड़ना तो मुझे लगता है अभी ही हमें दिखाई देना शुरू हो भी गया है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि आप खामोश क्यों हैं, आप चुप क्यों नहीं हैं, आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं आप साथ देते हैं इराक का, या अभी जैसे हमारा जो जलीय क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र रहा है, वहाँ जिस तरह से हमला किया गया है इराक के जहाज़ के ऊपर, तो अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो प्रेशर तो आपने ठीक कहा कि हमें संवत्सर शुरू भी नहीं हुआ है, उसके पहले आगाज़ जो कहते हैं ना वो हो चुका है, दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या सीधा युद्ध में अगर नहीं भी कूदेगा भारत, तो जो सबसे बड़ा हमारा नज़दीकी दुश्मन दिखाई देता है वो चाइना और पाकिस्तान ही दिखाई देता है। 25 में हमने देखा ऑप सिंदूर जैसा कदम भारत को उठाना पड़ा, ये अलग बात है 3 दिन में शांति हो गई थी। क्या नव संवत्सर में वो और रौद्र रूप में दिखाई देगा? क्या पाकिस्तान से तनाव और बढ़ जाएगा? और आपने तो अभी कहा गुरुजी कि ये संवत्सर ऐसा है कि आपको सरकारें आतंकवाद को आगे बढ़ाती दिखाई देंगी। ये तो एजेंडा पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, तो कैसे होगा? भारत को परेशानी झेलनी पड़ेगी और फिर किसी ऑपरेशन सिंदूर की तरह से कोई ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। मैं पढ़ सकती है शब्द का इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए एक चीज़ मुझे मोदी जी की बहुत पसंद है, समय आने पर आप बात कीजिए, ज़बरदस्ती बात मत कीजिए। ज़बरदस्ती बात करने से या ज़बरदस्ती मौन तोड़ने से जो प्रॉब्लम नहीं भी आ रही होगी वो आ जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम चुपचाप जो भी हमें काम करना है वो काम करते रहें। रक्षा मंत्री जी हैं, जो काम उन्हें करना है वो कर रहे हैं, तो वो करते रहें। गृह मंत्री हैं, वो अपना कार्य उस हिसाब से कर रहे हैं। जब समय आएगा तो कह दिया जाएगा, अन्यथा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहने से स्थितियां बिगड़ती हैं। जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, क्योंकि मेरा विषय रहा है डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे यही लगता है कि आप खामोशी से अंडर द कारपेट अपना काम करते रहिए और बॉर्डर्स को सुरक्षित रखे रहिए। जब ज़रूरत होगी तो शोर मचाया जाएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा फॉरेन पॉलिसी आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ा भी रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि आप बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए, और जो बच्चों वाली आपकी टिप्स रहा करती थी हमेशा से एस्ट्रो अंकल वाली, वो घर घर में पसंद की जाती रही है। तो मल्टी टैलेंटेड है हमारे गुरुजी। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि मोदी जी का विकल्प तलाशने की कोशिश शुरू हो जाएगी, आपने ये कहा। मैं फिर से समझना चाहती हूँ कि विकल्प आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है मोदी जी का विकल्प आ जाएगा 26 में? वो इतने पावरफुल पर्सन हैं कि अगर विकल्प आएगा भी ना, तो वो उनकी सहमति से ही, उनकी इच्छा के अनुसार आएगा।
मोदी जी प्रेशर में नहीं आएंगे। मोदी जी का चंद्रमा और मंगल इस प्रकार का योग बनाता है, ऐसे व्यक्ति को प्रेशर में लेना बहुत कठिन है। अब थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है या चीफ मिनिस्टर है तो प्रेशर ना हो ऐसा तो संभव, लेकिन उनको दबा के आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते ऐसे। तो वो स्वयं का विकल्प स्वयं तैयार करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उसको कमान सौंपेंगे। है कोई ऐसी कुंडली आपकी नज़र में जो कभी आई हो और आपको लगा हो कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री वाली कुंडली है? हाँ, कुछ एक कुंडलियाँ हैं इस प्रकार की, जैसे श्री अमित शाह जी की कुंडली है, श्री योगी जी की कुंडली है। हालांकि योगी जी का भी समय उतना पावरफुल, मंगल का समय भी जब पावर में आएगा तो देखिएगा फिर आप उनका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जलवा। हाँ। गडकरी जी की है ऐसी, और महाराष्ट्र से या मध्य भारत से भी कोई एक ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा होगा जो उसके लायक होगा, लेकिन ये मोदी जी स्वयं डिसाइड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली देखी है आपने? हाँ, मैंने देखी है। अभी तो उसमें वो योग नहीं दिखाई दिए। अच्छा, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का नाम लिया। हाँ, और गडकरी जी देवेंद्र हो फडणवीस सकते भी, हैं। गडकरी जी हो हाँ। सकते हैं। गडकरी जी ने खुद मना किया है हमारे पॉडकास्ट में कि मुझे कहेंगे मैं तब भी अध्यक्ष नहीं बनूंगा, या मैंने कहा कि लोग तो विपक्ष भी चाहता है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और उन्होंने कहा ये मैं आपको क्यों बताऊं। हालांकि वो उन्होंने ऐसा कुछ इशारा तो नहीं दिया है, लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, वो मुझ जैसा ज्ञानी तो खैर क्या ही समझ पाएगा। बहरहाल, तो योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री वाला योग अभी आप कह रहे हैं कि उतना बली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाला योग है क्या? वो है, संघर्ष बहुत होगा, ये मैं अभी आपसे कहना चाह रहा हूँ। संघर्ष होगा, मतलब जितनी जो उनकी पॉपुलैरिटी है, हाँ। उसके अनुसार तो यह है चीफ मिनिस्टर मीन्स योगी, हाँ। ऐसा होना चाहिए। Right. लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक करिश्मेटिक व्यक्तित्व है उनके पीछे मोदी जी का, और बाकी भी जो परिस्थितियां हैं तो वो उनके पीछे हैं, और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघ से भी मिल रहे हैं। तो देखिए, जब हमारे पास सूर्य की सीधी किरण नहीं आती तो हम रिफ्लेक्टर लगा के सूर्य की किरण उधार ले लेते हैं। हाँ। योगी जी ठीक उसी लाइन पर चल रहे हैं इस वक्त, और ये उनको लाभ ज़रूर देगी। लेकिन ये जो संघर्ष मिलेगा आपने कहा, वो फिर अखिलेश जी से मिलेगा? हाँ, अखिलेश जी की कुंडली में अभी शक्ति बढ़ती दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, तो 27 के चुनाव के ऊपर हमने जो 26 में चुनाव होने वाला है उसके पहले ही चर्चा कर ली है। अब मुझे लगता है 26 जो बिल्कुल सिर पे खड़ा है चुनाव, ममता दीदी का, पश्चिम बंगाल का, और बहुत से ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि ममता दीदी का तो समय जा चुका है। तो आप बताएं उनकी कुंडली क्या कहती है, आपने क्या पढ़ा? देखिए, मुझे जो लगता है ये जो शनि मंगल राहु की जो स्थिति है, ये ममता जी के लिए बहुत बेनिफिट नहीं है। तो इसकी वजह से अगर वो इलेक्शन नहीं भी हारती हैं तो ये तय है कि उनकी जो सीट्स हैं वो बहुत थोड़ी सी रह जाएंगी, और वो हो सकता है सत्ता का हस्तांतरण भी करें। तो अब वो लंबे समय सत्ता का हस्तांतरण वो किसी और को आगे करें, खुद कुर्सी पे ना बैठे, किसी और को टीएमसी से बैठा दें। जी हाँ, ये संभव है, क्योंकि अब उनका जो समय है जुलाई के बाद का, वो समय इस स्थिति में नहीं उनको पता था कि वो लंबे समय तक अब सीएम रह सकती हैं। जुलाई के बाद उनके सामने बहुत चैलेंजेस आएंगे अगर वो जीतती हैं तो। और तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी का भी यहाँ पर जो ग्राफ है मुझे लगातार मार्च से उठता, बल्कि फरवरी से ही उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये लगातार उठेगा भी। इसमें बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, और वो कुल मिला के एक ऐसी स्थिति उसमें आएगी कि लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित होकर उसको वोट करेंगे।
क्या बात है। पश्चिम बंगाल वाले अगर सुन रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं, किस ओर आपका दिमाग जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आप क्या चाहते हैं कि हो। हालांकि आपने कहा कि फरवरी से ही बीजेपी का ग्राफ ऊपर होना शुरू होगा, और मुझे लगता है वो फिर जितना डिले होगा क्या चुनाव, क्योंकि अप्रैल में भी संभावना बन रही है, मई में भी शायद शुरुआत में हो, तो क्या जितना डिले होगा ग्राफ उतना ऊपर जाएगा, ऐसा है क्या? 2 मई के बाद कभी भी चुनाव होगा, बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा उसका। बीजेपी वालों तक खबर पहुंच जाए बस, वो देख लें ये पॉडकास्ट और उसी हिसाब से, क्योंकि लोग तो खैर बहरहाल विपक्ष तो कहता ही है कि चुनाव आयोग वही करता है जो बीजेपी चाहती है, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात सरकारों की हो गई। एक खबर ये आ रही थी जब अभी दिल्ली में एआई समिट था कि, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने गुरुजी ये बात कही थी कि एआई लोगों की नौकरी खा जाएगा, एआई आएगा, बड़े पैमाने पर ले ऑफ होगा। क्या रौद्र संवत्सर में ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि लोगों का रोजगार छिने, नौकरियां छिने और फिर घर पर संकट आए? जी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यद्यपि जो टेक्नोलॉजी को चाहने वाले लोग हैं वो तो इसके विपरीत बात कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें होती हुई देख रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जो पहले लोगों को रखते थे अब नहीं रख रहे। हाँ। वो कमांड देते हैं और उस कमांड से स्क्रिप्ट आ जाती है, फिर वो उसमें माइनर फेरबदल करके स्क्रिप्ट तैयार। तो एआई, और अभी तो एआई जो है ये बड़ी इंसेपिएंट स्टेट में है। अभी तो जस्ट एक छोटा सा बच्चा है वो। जब ये बड़ा होना शुरू होगा तो आप देखिएगा समाज में इतने बड़े परिवर्तन आएंगे, इतने बड़े परिवर्तन आएंगे। लोग अपने जीवन का अकेलापन समाप्त करने के लिए एआई का प्रयोग करेंगे और ये 3 से 4 साल के अंदर आपको होता हुआ दिखेगा। तो एआई से बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। एक कमांड से आप एक कंपनी चला सकते हैं, छोटी कंपनी। तो जिस कंपनी में मान लीजिए 50 लोग 100 लोग काम कर रहे थे, वहाँ 2 लोग काम करेंगे। अब देखिए मैं एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ। तो इसलिए मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको मंगल के नज़रिए से बता रहा हूँ। क्योंकि रोज कहाँ से आ रहा है। देखिए मनुष्य में, ख़ासतौर से भारत के लोगों में जो सबसे पहला रोष होता है वो भ्रष्टाचार का नहीं होता, उसकी तो आदत पड़ गई। वो जो सबसे पहला रोष होता है वो रोज़गार का रोष होता है। रोज़गार में उनके अगर दिक्कत आएगी तो वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अभी भी इतनी अमीरी बढ़ी है 10-12 सालों में, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हुई है लोगों की। इतने नए नए रोज़गार खुले हैं, बहुत सारे नए नए लोग काम पे लग रहे हैं। मेरी बात हो सकता है कि किसी को विवादास्पद लगे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे। MBA चाय वाला, बनारस में एक जगह मैं भाषण देने गया हुआ था, तो वहाँ पास में ही एक चाय की गुमटी थी, MBA चाय वाला ऐसा कुछ करके। लंका की बात आप बता रहे हैं? जी हाँ, हाँ, जी हाँ, हाँ। तो और दे आर मिन्सिंग मनी, बहुत पैसा है उनके पास। ऐसे वड़ा पाव वाला, MBA वड़ा पाव वाला, वो मैंने कहीं देखा, शायद इंस्टाग्राम वगैरह या कहीं पे ने देखा। तो इस तरीके के रोज़गार सामने आ रहे हैं। आजकल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट कचौड़ी तलते नज़र आ रहे हैं। तो देखिए ये जो चीज़ जब कही गई थी पार्लियामेंट में तो लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था, आज भी उड़ाते होंगे। लेकिन डिग्री का संबंध कार्य से है, और जब हम ये कहते हैं कोई कार्य छोटा नहीं, कोई कार्य बड़ा नहीं, वो कार्य मेरे को कहाँ तक उठा के ले जा सकता है, मुझे इसको देखना है। तो पकौड़े तलना कोई बुरी बात नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है ये। इतने बड़े बड़े मैं तो इसे कहूँगा न्यू वेंचर्स हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन परेशानी तो देखिए होगी। एआई से रोष तो लोगों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग डिग्री को वाइट कॉलर जॉब से जोड़ चुके हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस भी होंगे जो स्ट्रिक्ट डिसीजंस होंगे
किसी भी कारण से हो, मजबूरी भी हो सकती है, कोई भी सरकार ज़बरदस्ती तो डिसीजंस लेती नहीं, कोई मजबूरी होगी। अगर ऐसे डिसीजंस होंगे तो भी रोष होगा, जॉब कम होंगी तो भी रोष होगा, विदेशों में जॉब कम होंगी, बच्चों को, हमारे देश के लोगों को अपने देश में आना होगा, तब भी रोष होगा कि आप कहते क्यों नहीं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से। अब ये उनकी सोवरेनिटी है, उनकी संप्रभुता है, वो नहीं दे रहे जॉब्स, तो अब हम दबाव थोड़ी डाल सकते हैं, श्री मोदी जी दबाव थोड़ी डाल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक बात। तो इस प्रकार से रोष तो कई एंगल से पनपेंगे। ये रोष अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ भी क्या बढ़ेगा? मैं ये इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो बृहस्पति को नहीं, ट्रम्प को अतिचारी फिलहाल देख रही हूँ, है ना। और उनके इस अतिचार को ख़त्म करने वाला भी कोई नहीं दिखाई देता। मतलब उनके पास कोई सेनापति मंगल जैसा नहीं है जो उनके अतिचार को रोक पाए। अब ये 3 साल अगर और पूरा रह गए, क्योंकि कार्यकाल ट्रम्प का 29 तक है, जनवरी 2029 तक, तो अभी ये पूरा 3 साल है। तो ये रोष क्या ट्रम्प के खिलाफ पैदा अमेरिका में हो पाएगा? क्या उनको पहले उतारा जाएगा? मतलब मेरी तो दिली इच्छा है, अब ज्योतिष क्या कहता है वो तो आप बताएंगे गुरुजी। देखिए, 29 अप्रैल के बाद से ट्रम्प पर इतना प्रेशर पड़ना शुरू होगा, उनकी प्रतिष्ठा को इतनी बड़ी चोट लगेगी, इतनी टक्कर लगेगी कि मान लो पूरा अमेरिका उनके विरुद्ध हो गया, जैसे पहले हुआ था। हाँ हाँ। ट्रम्प को अमेरिका के लोग लेके आए और कुछ दिनों बाद आग लगा रहे थे। हाँ। तो ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न तो होनी वैसे शुरू आरोप होगी। भी लगेंगे क्या दोबारा ट्रम्प पे? बिल्कुल, वैसे आरोप भी लगेंगे और ये आरोप भी आएगा कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लग सकता है उनके ऊपर, जो मुझे लग रहा है अप्रैल के बाद ये आरोप लग सकता है उनके ऊपर, और इससे उनकी पार्टी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो ट्रम्प जी को भी सावधान रहना चाहिए। और बड़ा सटीक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि अतिचारी बृहस्पति से ज़्यादा ट्रम्प है, तो इस वक्त सच में वो अतिचारी हो गए हैं। हाँ। और वो इतनी तेज़ी से विश्व को घुमाना चाह रहे हैं, विश्व नहीं घूमेगा। ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का विश्व नहीं है, आज ये विश्व बदल चुका है, इसमें मल्टीपोलैरिटी आ गई है, इसमें कई ध्रुव बनने लगे हैं, और उस ध्रुव में चीन और रूस, भारत, ऐसे देश बड़े मजबूती से खड़े हो रहे हैं। तो अब इतना आसान नहीं है ट्रम्प जी के लिए कि वो जो चाहे वो करा दें। हाँ। ठीक है, 1-2 अटैक करा देंगे, लड़ाई वड़ाई करा देंगे, लेकिन उससे उनका इतना बड़ा फ़ायदा हो या उनके देश का इतना बड़ा फ़ायदा, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो राइटिस्ट होने की बड़ी प्रबल कोशिश करेंगे, देखते हैं। और उसमें क्या होगा कि वो ले ऑफ करना शुरू करेंगे, लोगों की छटनी करना शुरू कर देंगे। हाँ। उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, क्योंकि जो वहाँ की जो वर्किंग डिस्पोजिशन है वो उस प्रकार का थोड़ी है। वो तो दूसरे देशों के आने वाले लोग, जिसमें भारत प्रमुख है, उसकी वजह से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी वजह से अमेरिका तरक्की कर रहा है। ठीक बात। तो ये सारे लोग अगर वहाँ से वापस आ जाते हैं तो अमेरिकन्स भी परेशानी में पड़ेंगे। तो ऐसे सरलता से ना लें भारतीयों को, बहुत ताकतवर हैं इस वक्त भारतीय वहाँ पर भी, और बुद्धिमान तो है ही हैं, हमेशा से ही पूरी दुनिया मानती रही है। हाँ। तो वो अलग बात है कि यहाँ रेड लाइट जंप करते हैं वो, लेकिन वहाँ तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा सौम्य और बुद्धिमान कम्युनिटी है। ठीक बात। तो ट्रम्प के लिए ये बुरा वक्त आने वाला है। ट्रम्प की एक और आदत है गुरुजी, वो पल में तोला पल में माशा वाला जो है किस्सा है, वो ट्रम्प साहब का है। मैं पुतिन जी के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ट्रम्प और पुतिन में लड़ाई दिखाई दे रही थी, दोनों में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा था। अभी कुछ रोज़ पहले ये खबर आई कि ट्रम्प साहब ने तो व्हाइट हाउस में पुतिन जी की फ़ोटो लगा रखी है, बाकायदा उसके विजुअल बाहर आए कि कहाँ तो कल आप लड़ाई कर रहे थे और कहाँ दीवार के ऊपर आपने उनकी फ़ोटो टांग दी है। तो क्या इन दोनों के बीच में मित्रता बढ़ेगी, ये पहला सवाल। और दूसरा, पुतिन का भविष्य क्या है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर आपको याद होगा गुरुजी, 22 में जब शुरू हुई थी, उसके बाद कितने सारे हमने भी एस्ट्रोलॉजी के कितने सारे पॉडकास्ट और प्रोग्राम्स किए, साथ में किए कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, आज तक समाप्त नहीं हो पाई है।
अब क्या वो जो पीस की बात ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो रंग लाएगी इन दोनों देशों के बीच? युद्ध क्या समाप्त होगा, ये तो पहला सवाल है ही, बाकी पुतिन जी का भविष्य क्या कहता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कि सुपर पावर्स आर मोर कोऑपरेटिव देन कॉम्पिटिटिव। वाह। तो ये एक ऐसा अक्षुण्ण सिद्धांत है हाँ। कि यहाँ सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होता है। आइडियोलॉजी हमें लगता है, लेकिन आइडियोलॉजी भी सेकेंडरी होती है। हमें लगता है कि ये इस देश से प्यार करता है, उस देश से प्यार करता है, हाँ। वो सब चीज़ें वहाँ मैटर नहीं करती। तो अगर तेल से या एनर्जी से संबंधित किसी बात से अमेरिका का विशेष भला होने जा रहा है, तो कहिए कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी को गले में न टांग ले। वो किसी भी स्थिति तक जाके आपस में दोस्ती करेंगे, और पुतिन जी को भी आवश्यकता है, क्योंकि उस पार्ट ऑफ द ग्लोब तक पहुंचना उनकी मजबूरी क्या है, क्योंकि अगर वो लगातार सपोर्ट करते रहे यूक्रेन को तो ये वॉर रुकेगी नहीं। ठीक बात। क्योंकि उन लोगों ने तो अपने रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, सैनिकों को वहाँ डिप्यूट कर दिया। हाँ। लेकिन पुतिन जी पे तो वो प्रॉब्लम है, वो अभी वहाँ पॉजिटिव है, वहाँ कमी है इन सब चीज़ों की। तो जो एनर्जी सेक्टर है ये प्रभावित हो रहा है, ख़ास तौर से जो रशिया जर्मनी वाला जो एनर्जी एक्सेस है ये प्रभावित हो रही है। तो वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाएंगे, और अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो यूक्रेन का ही होना है। शुरू दिन से ही यूक्रेन को वो धोखा महसूस हो रहा है। इसीलिए जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती हैं कि वो उनको कहते हैं यू मे गो आउट, जो कभी नहीं हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, एटलीस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कभी नहीं हुआ। लेकिन इस सब से अगर रशिया को फ़ायदा होगा, और होगा, ये एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए। और वहाँ पर जो और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं यूक्रेन में जो अब पहुँच गए, वो सारी फैसिलिटीज़ को रशिया यूज़ करना चाह रहा है। तो दोनों की ज़बरदस्त दोस्ती हो सकती है, क्योंकि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये हो सकता है दोनों मिलकर, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो अच्छे दोस्त ही थे, तो उसके बाद सिचुएशंस में चेंजेस हुए। हाँ। और पूरा विश्व फिर दो भागों में बंटता चला गया। आइडियोलॉजिकली दो भाग हो गए विश्व के सोच के हिसाब से। लेकिन अब धीरे 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 सिचुएशन फिर वैसी ही आ रही है। अब कोई पर्ल हार्बर तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगी इन 12 महीनों के भीतर भीतर, कि ये दोनों पावर्स बहुत क्लोज आएंगी, और इनके साथ साथ चीन भी होगा। अच्छा। अजीब अजीब टर्न होगा। ये हमारे लिए तो खतरनाक नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग इतनी मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। हाँ। कि अब कोई भी टर्न जो है, और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी कह रहे हैं ना कि मोदी जी बोलते नहीं, तो यहाँ पर हमने काम क्या किया कि हमने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखी। तो एक तरफ स्ट्रेंथ भी है, तो दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो हम कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। हमने देखिए चीन से बिजनेस नहीं छोड़ा। $100 बिलियन का डेफिसिट के बावजूद हमने बिजनेस नहीं छोड़ा। हमारे लोगों को अब तो फर्नीचर्स वगैरह अब आ रहे हैं। हालांकि ये देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ठीक नहीं है कि किसी देश का हर सामान हमारे देश में आए बिके, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हमने अडॉप्ट करके रखी है, चीन के साथ ही नहीं बाकी देशों के साथ भी। तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। और हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तरफ भी आगे अब बढ़ ही रहे हैं। हर साल उसमें इजाफा होता हुआ हम देख भी रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आपने जो कहा ना कि फॉरेन अफेयर्स वो मेरा पसंदीदा विषय है, तो मुझे आज पहली बार लग रहा है कि अच्छा मैं आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। अब क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बेसब्री से कि आप उनका भविष्य भी बताएं। वो सोच रहे होंगे कि हम देश और दुनिया की तो बड़ी बात कर रहे हैं। मैं उस पर आगे बढ़ूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ और ले लूँ आपसे कि जो विश्व गुरु बनने की हम बात कर रहे हैं,
और जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था समय के पहले ही हम बन गए, हमने वो टारगेट अपना समय के पहले ही अचीव कर लिया। तो क्या भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी समय के पहले बन पाएगा? जो 2047 का टाइम हमने वो अचीव करने के लिए रखा हुआ है माइलस्टोन, क्या उसके पहले ही हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? मुझे लगता है भारत का जो एक राइज का पीरियड है ये 35 तक आते आते वो आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि विश्व गुरु बनने में भी बहुत समय है। हमारे पास एक अर्थव्यवस्था ही तो है। विश्व गुरु बनने के लिए तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ वो ज्ञान भी चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी चाहिए, है ना, तब जाके। क्योंकि उस समय ऋषि एक तरफ वेद लिख रहे थे, तो वेदांग की भी वेदांग के माध्यम से लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हमने किया, फिलॉसफी भी हमने दी, और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दी, वॉरफेयर भी दिया। आर्ट ऑफ वॉर महाभारत में ज़बरदस्त है, जिसको बहुत सारे देशों ने आज भी अपनाया है। वियतनाम ने अपनाया है, जो हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो आर्ट ऑफ वॉर दिए थे, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विश्व गुरु बनने में, तो वो तो मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन लोग लगे हुए तो हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जो बड़े अच्छे सोच समझ वाले यूथ हैं, उनमें ये जागृति आना शुरू हो गई। हालांकि वो बहुत बहुत कम है अभी, लेकिन उनमें जागृति आना शुरू हो गई है कि हमें विश्वगुरु बनना है, क्योंकि वो उसके बेनिफिट्स देख चुके हैं। कोई विश्वगुरु राष्ट्र अगर होता है तो पैसा तो उस राष्ट्र में वैसे ही आना शुरू हो जाता है। तो लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था जो है 35 तक आते आते उसके बिल्कुल स्पष्ट साइन हमको मिलेंगे कि हम अब किसी भी समय हमारा जो जीडीपी है वो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या बात है। और पहले से ही सभी भारतवासियों को मैं उसके लिए शुभकामनाएं दे देती हूँ कि हमारे आँख के सामने, ये भी बड़ा सौभाग्य होता है कि आपकी आँखों के आगे देश ने इतनी प्रगति की और आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि उसमें भागीदारी हम सबकी होगी गुरुजी। मेरी, आपकी, जो व्यूवर इस समय देख रहा है, उन सब की भागीदारी होगी, तो उसका क्रेडिट भी हम सब ले सकते होंगे कि हम उसमें रहे हिस्सेदार। अब फिर राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। उनके लिए कितना रौद्र रहने वाला है ये संवत्सर? मेष राशि के लिए एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेष राशि के लोगों को, तब जाकर उनको परिणाम मिलेंगे। अन्यथा क्या होगा कि स्लिप करेगा हाथ से, अपॉर्चुनिटी स्लिप करेंगी लास्ट मोमेंट पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले कहना चाहूँगा और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा। हम लोग ये कहते हैं, अभी रिसेंटली चंद्र ग्रहण पे भी मैं कई चैनल्स पे था, तो वहाँ भी यही डिबेट होती है हमेशा कि एक राशि तो इतने लोगों की टोटल जनसंख्या को अगर डिवाइड कर दे, हम भारत की जनसंख्या को 12 से डिवाइड करेंगे तो उतने करोड़ लोगों की एक ही राशि है। तो फल देखिए, फल 4 प्रकार के होते हैं, बहुत बुरा, बुरा, अच्छा, बहुत अच्छा। ये इंडिविजुअल कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन फल होता ज़रूर है। राशि प्रभावित होगी या ऊपर सूर्य प्रभावित होगा या चंद्रमा प्रभावित होगा, कुछ भी इंटरनेशनल, कुछ भी जो हमारे कॉस्मोस में है, स्पेस में है, कुछ भी कहीं भी ज़रा सी चीज़ भी प्रभावित होती है तो उसका पूरा असर वनस्पति से लेकर मनुष्य तक पड़ता ही है, पड़ेगा ही। हम कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और उस पर बड़ी खोज भी चल रही है। ग्रेविटेशनल पुल समझ में आया इतने बीच में, एक बहुत महीन सी एनर्जी लाइंस हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ी होती हैं। तो और हमारे जो जीनोम है उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो ट्रांसेंडेंटल स्ट्रेंथ से काम करते हैं। तो हर व्यक्ति पर राशि का कम अथवा ज़्यादा अथवा बहुत ज़्यादा अथवा बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन पड़ता अवश्य है। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जो बोलूँ और ख़ास तौर से जो उपाय हो, तो उसे सब लोग कर लें तो अच्छा रहेगा।
तो मेष राशि, मैं उसके पहले एक चीज़ ऐड करूं, क्योंकि मेरा ज्योतिष पर बड़ा भरोसा है गुरुजी, और मुझसे जब कोई ये बात पूछता है तो मैं उसको इस ढंग से जवाब देती हूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आया तो सब पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो घर में आया है तो कुछ प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही क्या उसका। बात है, जी। अब हो सकता है माँ को ज़्यादा काम करना पड़े, उसको हर समय किचन में ही लगे रहना पड़े। जी, जी। छोटे भाई को हो सकता है बाहर जाकर के सामान लाना पड़े, समोसा कचौरी लाना पड़े। एक भाई जिसका पेपर चल रहा है वो अंदर कमरे में ही बंद रहा है, लेकिन उसके दिमाग में तो रहेगा है ना कि मेहमान घर में आए हैं 2 दिन के लिए। तो आप पर कम और ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। संभवतः किसी ने कहा हो कि मेहमान आने वाले हैं, अब तो मेहनत करनी होगी, तो कोई कहता है हमने क्या मेहनत की। नहीं, आपके ऊपर कम असर पड़ा, आपके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन होता है। तो ऐसे ही जब शनिदेव आते हैं किसी घर में, ऐसे ही जब मंगल आते हैं किसी घर में और हम चर्चा कर रहे होते हैं कि शनिदेव तो आ गए हैं, अब प्रभाव ये है, तो वो शनिदेव का प्रभाव आपकी माँ पर अलग पड़ रहा है, आप पर अलग पड़ रहा है, छोटे भाई पर अलग पड़ रहा है, लेकिन शनिदेव आए हैं घर में तो प्रभाव तो पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और कोलाहली मेहमान आते तो पड़ोसियों तक पर प्रभाव डालते हैं। ठीक बात, एकदम। तो अरे पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है तो कोई आगे कहता है अरे हमारी पार्किंग में गाड़ी लगा दी, तो असर तो होगा। होता ही। आप कभी उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, कोई महसूस कर लेता है, बस इतना ही फर्क है। बिल्कुल। तो गुरुजी अब आप बताएं। तो मेष राशि के लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सोच समझ कर अपना काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटी हाथ में आएगी, स्लिप कर जाएगी। कोई घर का बयाना दे जाएगा, एडवांस दे जाएगा, और वो फिर कुछ दिन बाद कहेगा नहीं बिक रहा, नहीं खरीद पाएंगे हम। या कोई प्रोजेक्ट मिला, बस लेटर आने ही वाला है, और दूसरे ने कहा कि नहीं प्रोजेक्ट विड्रॉ हो गया है। नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू बढ़िया से हो गया कि आप ज्वाइन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट संदेशा आता है होल्ड पर चला गया। तो इस टाइप से मेष राशि को ये प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरी चीज़ है, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वहाँ भी उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम संबंध टूट सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। और कोई व्यक्ति, ख़ासतौर से बच्चियों को या जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि कहीं कोई ब्लैकमेल ना कर ले जाए। तो मेष राशि के लोगों को बस सावधानी से चलना है और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी राशि का मालिक मंत्री है भाई, तो संयम भय कोतवाल तो डर काहेगा। हाँ। तो लिहाजा काम तो सब बनेंगे, लेकिन बहुत मेहनत से और बहुत चतुराई से करना पड़ेगा। और उपाय के तौर पर उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ज़रूरतमंद ऐसे लोग हैं जो मज़दूरों की श्रेणी में आते हैं, उनकी मदद कर दिया करें। जैसे कोई हॉस्पिटल में देखा उस पर पैसे नहीं है दवाई ख़रीदने के, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर दवाई खरीदवा दी, है ना। प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लें, हाँ, है ना। है। ऐसे अपने भाव में आकर नहीं करें, लेकिन इस तरह से उनकी सेवा करते देखिएगा आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत शानदार, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं मेष राशि वालों को। अब अगला वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को थोड़ा परेशानी तो महसूस होगी, लेकिन कुछ नए डायरेक्शन में अब उनकी जीवन इस संवत्सर में जाता दिख रहा है। अच्छा डायरेक्शन है ये, नया डायरेक्शन, ये अच्छा डायरेक्शन है। इसमें जुलाई अगस्त तक थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी चीज़ों को सेटल डाउन करने में, लेकिन उसके बाद ये अच्छे डिसीजंस लेंगे और प्रमोशन होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के ठीक है, ये 12-13 महीने उन लोगों के लिए अच्छे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, अगर वो भूमि में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा उनको ध्यान से चलने की आवश्यकता है कि जल्दबाजी में कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करें। बस इतना वो ध्यान रख लें। अगर जल्दबाजी नहीं की तो लाभ होगा। रोग से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि हालांकि मंगल है तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि रोग कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोगों को हो सकता है नुकसान पहुंचा दे, लेकिन बाय एंड लार्ज नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, जो पेट का हिस्सा है, पेट से थाइस तक का हिस्सा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
महिलाओं को यूट्रस का भी ध्यान रखना होगा, या उस संबंधी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना होगा, पैरों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन पैसा, प्रतिष्ठा ये अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियाँ आनी शुरू होंगी अगर कहीं कोई टेंशन है तो। कुल मिला के चीज़ है तो संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन उस संघर्ष का जो परिणाम है वो अच्छा मिलने वाला है। क्या तो बात, वृषभ अंत राशि भला के तो लिए- सब भला, वही हाँ, कहते हैं। बस और उनको करना क्या है, बस कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को भोजन दें। और अगर घर में कुत्ते नहीं हैं तो वो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कुत्ते पाले जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है ना, जैसे डॉग शेल्टर होम वगैरह, वहाँ जाके दे दें। तो इस प्रकार से, और थोड़ा छत पर पक्षियों के लिए कुछ रोटी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें डाल दें तो उससे लाभ होगा। बस इतना बहुत सा कर। शानदार आसान उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है गुरुजी, अब मिथुन राशि। मिथुन राशि को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मिथुन राशि के लोग क्या करें कि अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज में हैं, तो किसी और को अपने साथ लें, लेकिन घर का होना चाहिए वो व्यक्ति, क्योंकि बाहर के जो रिश्ते होंगे उसमें खटास आती, या पार्टनरशिप में खटास आती, या प्रेम संबंधों में या मित्रता के संबंधों में खटास आती दिखाई दे रही है। तो बाहर से दोस्ती नहीं करनी है, बाहर से जो पार्टनरशिप नहीं करनी है, घर के लोगों को ही अपने साथ आगे रख के काम करें। ख़ास तौर से यदि वो वृषभ राशि के लोग हैं, अच्छा। कर्क राशि के लोग हैं, हाँ। है ना, या फिर वो तुला राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग, तो इनको आगे रख के वो काम करेंगे तब तो लाभ होगा, अन्यथा कुछ हानि दिखाई होती दे रही है। एक चीज़ मैं मिथुन राशि के लिए आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। प्रेम भी अगर करना है, या आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है जिससे मैरिज करना चाहते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, एकदम नहीं कि अच्छा लगा बस फाइनल, वो चीज़ नुकसान दे जाएगी। तो थोड़ा सा ये ऐसी सावधानियाँ उनको बरतनी होंगी। जैसे शेयर है, एकदम से ना पैसा डालें ना एकदम पैसा निकालें, क्योंकि दोनों में नुकसान होगा। धीरे 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 काम करते चलें तो लाभ होता रहेगा। और इनको क्या करना है, तांबे के बर्तन में जल पीना है, और साथ ही साथ जो हरे मूंग की दाल होती है ना, वो गौ माता को खिलाते रहना है। रोज़ खिला दें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, बस उसी से लाभ होना शुरू होगा। मैया की बड़ी कृपा होगी। मैया पे याद आया कि कोई भी परेशानी मिथुन राशि के लोगों को यदि लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तब वो ओम दुर्गाय नमः का जप करना शुरू कर दे, ठीक हो जाएंगे। शानदार। और ये जो विवाह वाली बात आपने कही कि जल्दबाजी ना करें, मैं तो कहूँगी कि विवाह ऐसा प्रश्न है, पूरे जीवन की बात रहती है। तो सिर्फ मिथुन राशि वाले नहीं, कोई भी राशि वाले अगर निर्णय ले रहे हैं तो बस यूं ही ना ले लें, बड़ा सोच विचार करके लेना चाहिए। मुझे लगता है गुरुजी, हमारा शादी के पहले वाला जो जीवन रहता है उसमें तो हमारा कोई अधिकार है नहीं। आप किस घर में जन्मे हैं, आपके माता पिता, आपकी परवरिश कैसी होगी, आप किस स्कूल में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड से डिसाइड होती हैं। लेकिन कम से कम अब ज़माना ऐसा आ गया है कि जीवन साथी आप स्वयं चुन सकते हैं, पहले नहीं था। 80-90 के दशक में तो शादी के पहले वाला जो जीवन है वो आपके हाथ में भले ना हो, लेकिन विवाह के बाद कैसा बीतेगा उसमें कुछ हद तक आपके निर्णय का योगदान होता है। तो इसलिए वो तो फिर सोच समझ के, ठोक बजा के जो कहा जाता है ना, वो निर्णय करना चाहिए। वेल सेड। हाँ। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात को कि अगर निर्णय हमारे हाथ में है तो फिर हम पूरे बुद्धि बल से वो निर्णय लें, चाहे तो सलाह ले लें किसी की, जल्दबाजी वहाँ ना करें। तो निश्चित रूप से जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो उसके बुरे प्रभाव भी बहुत हद तक समाप्त हो जाते हैं। पूरी तरह तो नहीं जाएगा। हाँ। अगर देखिए सप्तम भाव में या अष्टम भाव में कुछ दोष बन रहा है, मंगल दोष बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती रहेगी, है ना, लेकिन इतनी नहीं होगी कि वो रिश्ता कानून की चौखट पर जाकर खड़ा हो जाए। खड़ा हो भी गया तो वहाँ से लौट आएगा, तो उसमें उतनी ज़्यादा त्राही नहीं मचेगी। अगर सही समय पर
निर्णय लिया जाता है या जो सलाह मशवरा करके निर्णय लिया जाता है। वेल सेड, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं गुरुजी, हमें कर्क पे चर्चा करनी है। कर्क जी। राशि, कर्क राशि के लिए वैसे अनुकूल है, लेकिन पैसा नहीं बचेगा। फिर कैसा अनुकूल हुआ? हाँ, आता रहेगा ना, लेकिन आता रहेगा। हाँ। प्रमोशन हो सकता है, अरे वाह। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बाहर घूमने को मिल सकता है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं और सपोर्ट मिलेगा आपको, किसी का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, उससे आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। बीमारी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल के वजह से ना थोड़ा बीमार रह सकते हैं, ठीक है ना। मंगल की वजह से या बृहस्पति की वजह से थोड़ा सी वो प्रॉब्लम तो है, तो उसका वो ध्यान रखें। और एक चीज़ और है, मूड के दबाव में आकर काम ना करें ना। मूड ऑफ हो गया, कभी भी मूड ऑन हो गया, कभी भी मूड स्विंग हो गया, अगर ये करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति मैनेज नहीं कर पाएगा। शुक्र मैनेज करेगा भी तो दूसरे रास्ते पे डाल देगा, तो वो भी बहुत ठीक नहीं है ना। इधर मंगल है, क्रोध भी दिला देगा, तो मूड स्विंग के प्रभाव से बचें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब मूड खराब हुआ, थोड़ी सी बात हुई ऑफिस में, हम जा रहे हैं जी, और उसके बाद दूसरी जॉब मिल नहीं रही है। और ये समय लगभग 18 महीने से चल रहा है और अभी 13 महीने और रहने वाला है। कर्क राशि वालों का जी, 18 महीने से चल रहा है ये समय। और इसमें बहुत ध्यान से जिन्होंने डिसीजन लिया, जिन्होंने अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया, दिन रात टूट के मेहनत की, उनको लाभ होगा। बृहस्पति को बेहतर कीजिए। बृहस्पति कैसे बेहतर होगा? बुजुर्गों की सेवा करें। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो क्या कहने, बृहस्पति वैसे ही नहीं खराब होगा। और गुरु नहीं है तो जो भी आपके इष्ट हैं, बच्चों को पुस्तकें बांट दीजिए। कभी कभार बृहस्पतिवार का उपवास शुरू कर दीजिए, ठीक है। थोड़े से दूध में हल्दी ले लीजिए, फीके दूध में थोड़ी 1 चुटकी हल्दी डाल के ले लीजिए। ये उपाय हैं, सब कर लें। और अगर दूध सूट नहीं करता है तो गुनगुना पानी सुबह सुबह करें और उसमें 1 चुटकी हल्दी घोल कर और पी लें। अनार खा लें, बस अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पहले एक खिरनी हुआ करता था पेड़, बड़ा बहुतायत में मिलता था और मैंने इसका बहुत बार प्रयोग किया। खिरनी की जड़ या डंडी या फल ऐसा चंद्रमा को पावर देता था जिसकी हद नहीं। और चंद्रमा मन का कारक भी है और भाग्य का कारक भी है, तो कुछ ना कुछ तो प्रमोट यहाँ कर ही देता था वो गिरते पड़ते भी। मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ किसी का अच्छा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था जीवन में। अब वो खिरनी मिलती बहुत मुश्किल से है। बहुत सारे लोगों ने आज की जनरेशन के तो देखी भी नहीं होगी खिरनी। तो ये वाले उपाय करें जो मैंने अभी एक लाइन में बोल दिए, सब कल्याण होगा। बहुत शानदार। कर्क राशि वालों का कल्याण हो, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। मैं आगे सिंह राशि पे बढ़ूं गुरुजी, लेकिन एक बात आपने कही कि गुरु अगर कोई है जीवन में तो बृहस्पति वैसे भी खराब नहीं होगा। मैं मतलब ये अचानक से आया हुआ सवाल मेरे मन में है, क्योंकि मैं हमेशा मेरे घर में देखती थी, दादी के एक गुरुजी थे और उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया था उसका वो जाप भी करती थी और भगवान जी की फ़ोटो से अलग उनके गुरुजी की फ़ोटो भी थी। ऐसे ही मैंने नानी को भी देखा कि उनके भी एक गुरुजी थे और भगवान जी की ही फ़ोटो के थोड़ा साथ में वो अपने गुरु की फ़ोटो रखती थी और हमेशा उन्होंने गुरु मंत्र का जाप किया। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये प्रथा मतलब वैसे अमूमन ख़त्म होती जा रही है। अब वो 5-7 हज़ार लोग बैठे, सबको एक साथ गुरु दीक्षा दे दी। हाँ। ऐसा नहीं होता। तो आपकी दादी जी एग्जैक्टली उस परंपरा का पालन करती थी जहाँ ईश्वर गुरु ही ईश्वर है। हाँ। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते थे, आपके गुरुजी। तो
इसी प्रकार से गुरु माने तो फिर इस स्थिति तक माने, इस हद तक माने, और वही भक्ति भाव उनमें होना चाहिए। तो फिर देखिए बृहस्पति कभी खराब नहीं होगा। नहीं, लेकिन गुरु होना, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या जीवन में एक गुरु का होना और उनसे इन पर्सन गुरु दक्षिणा लेना और उसका पालन करना, ये क्या आवश्यक है? मेरे विचार से बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बदल जाती है जिस दिन आप अपने आप को दीक्षित महसूस करने लगेंगे ना, जीवन बदल जाएगा। एक देखिए दुख कष्ट तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उससे लड़ने का संबल आने लगता है। गुरुदेव हैं, करेंगे। अब जब भी हमें कभी महसूस होती है दिक्कत, गुरु महाराज जाने अब जो इच्छा। हाँ। तो वो एक फील अंदर आता है जिसमें आप एक स्ट्रेंथ पाते हैं। यही तो गुरु है, वो स्ट्रेंथ दे रहा है आपको। हर गुरु से शक्तिपात नहीं होगा और हर शिष्य पर शक्तिपात नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो फिर उसी स्तर का शिष्य भी चाहिए। हाँ। लेकिन गुरु की उपस्थिति मात्र यदि किसी के मन में उसका गुरु रहता है तो वो व्यक्ति कभी भी उलझनों में उलझ के भी साफ बच के निकल जाएगा। शानदार। ये अनुभव से बता रहा हूँ, और मेरे ही अनुभव नहीं, ये हजारों लोगों के अनुभव मैंने सुने हैं। तो वो एक अद्भुत अद्भुत परंपरा है। और गुरु जो होता है ना, वो एक सामान्य मनुष्य नहीं है, और इसीलिए जो इस परंपरा से बंधते हैं वो स्वयं असामान्य हो जाते हैं, विलक्षण होने लगते हैं। ठीक बात। बस माने, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, हालांकि पहले तो गुरु भी दीक्षा उसी को देते थे जो उसके पात्र होते थे, और उसके लिए आपको बड़ी कठिन तपस्या, उनके आगे पीछे घूमना, उनकी बताई हुई बातों को करना। फिर जिस दिन वो देख लेते थे कि अच्छा अब ये योग्य हो गया है, तब दीक्षा देता था। बिल्कुल। अब हालांकि वो पंडालों में हम देखते हैं कि दीक्षा मिलनी शुरू हो गई है, पर मैं तो यही कहूँगी कि अगर संभव हो सके और ऐसे गुरु तक आप पहुँच पाए तो गुरु जी की बात मानते हुए एक गुरु ज़रूर आपको जीवन में बनाना चाहिए। ठीक है गुरु जी, अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि पर। हाँ, सिंह राशि के लिए ये जो समय रहेगा जुलाई अगस्त तक, ये कुछ नया विशेष कर जाने का है। उनको ये संवत्सर यहाँ पर सपोर्ट करेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले मैक्सिमम मेहनत कर डालें इन महीनों में, अच्छे से नोट्स बनाएं, और मान लीजिए वो ये चाहते हैं कि उनका यूपीएससी क्लियर हो जाए, उनका जीमैट क्लियर हो जाए, या वो किसी वो आईआईटी में चले जाएं। इस समय में दिन रात मेहनत करते, दिन रात, और देखिए सिलेक्शन होगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये देगा, आर्थिक भी देगा और थोड़ी भावनात्मक भी देगा। तो इतना तो होगा, लेकिन वो भी मैनेज हो जाएगा। मैनेज कैसे होगा? बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ। एक तांबे का लोटा लीजिए, जल भरिए, उसमें थोड़ा सा अक्षर डालिए, ज़रा सी रोली डालिए, और ज़रा सी शक्कर, चीनी की बात नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शुगर, जो गुड़ से बनती है ना, गुड़ वाली शक्कर, गन्ने के रस वाली शक्कर। हाँ। वो उसमें थोड़ी सी वो डालिए, और सूर्य की तरफ मुंह कर, उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए वह जल दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे आगे बढ़ता आदमी। बाधाएं तो आएंगी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। ऐसा कोई जीवन बना ही नहीं आज तक, चाहे हमारे भगवान ही क्यों ना हो, जिनके सामने एक बिल्कुल स्मूथ रोड थी और वो भागते चले गए ना। संघर्ष तो इस देह का अभिन्न अंग है, इस पृथ्वी का एक विशेष गुण अवगुण जो कह लीजिए वो है ही है। वो संघर्ष तो होगा, लेकिन उससे लाभ होगा और आप विजयी निकले। बस जीत जाए, अब इतना बहुत। बहुत बढ़िया, और उपाय भी बहुत आसान सा है जी। बस सुबह उठने का कष्ट ज़रूर उन लोगों को होगा जो आदि नहीं है सुबह उठने के। बहरहाल सिंह राशि वालों, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अगली राशि कन्या। कन्या राशि के लोगों के लिए समय ठीक है, अनुकूल है। बस जल्दबाजी ना करें, इतना मैं फिर भी कहना चाहूँगा। और ये मैं बार बार, आपने भी नोट किया होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। क्यों? क्योंकि जो गृह मंत्री है और जो मन का कारक है चंद्रमा, चंद्रमा एक
बहुत क्या कहना चाहिए, मधुर सा प्लेनेट है ना, वो बहुत सौम्य है। हाँ। तो वो वो स्ट्रेंथ से आपको रोकता नहीं है कभी भी। जैसे अच्छा ठीक है कर लो ये एटीट्यूड रहता है चंद्रमा का। हाँ। और जो मंत्री है वो मंगल है, और जो राजा है वो विपरीत चल रहा है, क्योंकि बुध बृहस्पति की बनती नहीं है। अच्छा। तो वो विपरीत चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कन्या राशि के लिए ये कहना चाहूँगा कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं, और ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस आप बजाय इसके कि किसी की निंदा करें, उतना समय आप अपने काम पर लगा दें। देखिए बहुत आनंद आएगा, और आपका काम भी रुकेगा नहीं, बनेगा। कोई परेशानी यदि महसूस करे भी तो 5 फल लिया करें, और 5 फल किसी ज़रूरतमंद को बुधवार को दे दिया कीजिए। ये एक नियम बना लीजिए कि ये 5 फल किसी को भी देने अवश्य है। ठीक है, तो उपाय आसान सा कन्या राशि वालों को भी मिल गया है। अब तुला राशि की ओर बढ़ते हैं गुरुजी। तुला राशि के लोगों को गृहस्थी में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके लिए उनकी गृहस्थी बढ़ सकती है, बस सकती है, और कोई घर खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी घर गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। लेकिन बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये 12 महीने अच्छे नहीं हैं। तो घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत का वो ध्यान रखें। चिकित्सीय सलाह तुरंत ले लिया करें, जब भी कोई समस्या हो उसे टालें ना, क्योंकि बुज़ुर्ग तो देखिए अपने लिए कुछ नहीं करते आसानी से। माता पिता अल्टीमेटली माता पिता होते हैं, क्या करेंगे, इतना पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन बच्चों को चाहिए कि नहीं होने दो पैसा खर्च, चलो मेरे साथ डॉक्टर साहब के पास। तो बुज़ुर्गों का ध्यान ज़रूर रखें, और बहुत लगन से मेहनत से काम करें, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि संभव है। फिर भी मैं कहूँगा कि आगे बढ़ने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी, और अगर थोड़ी सी भी ये मेहनत करके निकलें तो निश्चित रूप से लाभ इनको होगा। करना क्या है, एक चांदी का छल्ला लें, 2 अंगूठे में, मतलब 2 छल्ले लें, 2 अंगूठे में सोमवार को पहन लें, नमः शिवाय और दुर्गाय नमः इनका जप कर लें। एक माला नमः शिवाय या गुरु मंत्र है तो एक अलग बात है, अन्यथा शिव जी का मंत्र लें, नमः शिवाय ओम लगाए बिना नमः शिवाय करें, और संध्या में मैया को याद कर रहे हैं, दुर्गाय नमः दुर्गाय नमः, बस निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। शानदार। आपके उपाय की ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि एक पंथ 2 काज हो जाता है। आप भगवान का नाम भी जप लेते हैं, या किसी जानवर की, पक्षी की मदद भी हो जाती है, और अपना भला भी हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आज के समय में तो लोगों के पास ऐसा वक्त ही नहीं बचा है ना कि भगवान के लिए वो अलग से समय निकालें। तो उपाय के तौर पर ही अगर आप नमः शिवाय कर ले रहे हैं, शाम के समय आप मैया का जाप कर ले रहे हैं, और गुरुजी ये पूरा अगर संवत्सर कर लिया, 365 दिन अगर कर लिया, तो फिर कौन ही आपको हाथ लगा पाएगा फिर उसके बाद। बिल्कुल, बहुत शानदार। बिल्कुल। ठीक है, अब अगली राशि पर बढ़े। एक किस्सा याद आया। हाँ। एक माता जी आई बड़ी परेशान, उनका पूरा परिवार जनरेशन से भक्ति की और आध्यात्म की पराकाष्ठा छू रहा था, लेकिन उनका जो बच्चा था वो नकारा था। अच्छा। वो मंदिर भी नहीं जाता था, माता को लेके कभी मंदिर जाना भी पड़ गया तो बाहर खड़ा रहता था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये कैसे होगा। हाँ। मैं चाहती हूँ मंदिर जाए, गुरुजी के पास मेरे साथ चला करे, कहीं कुछ तो हो। करीब 20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा इसको एक ठोकर खाने दो, उसके बाद इसको लेके आना। तो उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ, हाँ। तो वो लेके आए, वो आ गया तब। अच्छा। हाँ। बच्चे बड़े चंट होते हैं। हाँ। वो आ गया तो मैंने कहा कि तुम्हें 2 घंटे जहाँ तुम्हारे घर में पूजा का स्थान है वहाँ पर बैठना है, चाहे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, तकिया लगा के बैठ जाओ, लेकिन 2 घंटे बैठना है, और जो मंत्र तुम्हें मन में याद आता है वो करना शुरू कर दो। ठीक। अब 2 घंटे तो नहीं बैठा शुरू में, 5 मिनट 10 मिनट उठ गया, लेकिन धीरे धीरे 2 घंटे बैठा,
और मैया ने क्या चमत्कार किया कि उसका आईटी में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद से आज तक वो व्यक्ति ऐसा, एक बार को उसकी माँ भले ही ना जा पाए मंदिर, वो मिस नहीं करता। प्रतिदिन विदेश में है, विदेश में भी उसने मंदिर ढूंढ लिया और कम से कम 11 माला का प्रतिदिन जप करता है। जैसे गोमुखी मेरे पास रहती है ना, आपने देखा, तो ऐसी गोमुखी उसके पास रहती है। किसी बड़ी फॉर्म में वो काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। वो अपनी गोमुखी से लंच करने से पहले माला करेगा अपनी, उसके बाद वो लंच करेगा। शानदार। हाँ, नास्तिक को आस्तिक बना दिया आपने। स्वार्थी था उसका, स्वार्थ से वो आस्तिक बना, उसके बाद भगवान जी ने खींच लिया उसको। शानदार। तो हमें भी इससे सीख मिलती है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा भी चमत्कार होता होगा गुरुजी कि वो 2 घंटा जब बैठे रहे भगवान के आगे, तो उनकी स्मरण शक्ति या ध्यान लगाने की शक्ति या बैठ के पढ़ने की जो शक्ति है उसका भी और विकास हुआ होगा और शायद फिर चमत्कार भी हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात, जो वो टूट रहा था, टूट तो गया ही था ना, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार में, ठीक बात। पैसा भी बहुत खर्च हो गया, तो वो जो टूट रहा था, हाँ, वो जुड़ गया, उस भक्ति से वो जुड़ गया। तो जब मन टूट जाता है, भक्ति से जुड़ जाओ, इससे ज़्यादा मजबूत जोड़ और कोई नहीं। शानदार, इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, वृश्चिक। हाँ, वृश्चिक राशि के लिए नवंबर तक समय बहुत अच्छा है। उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये थोड़ा सा हल्का रहेगा। स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं भी दर्द महसूस करें, ख़ास तौर से पेट में, हृदय में या सर में, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लें। बाकी आगे बढ़ने के हिसाब से अच्छा समय है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब एकदम ना छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एकदम जॉब छोड़ दी तो मिलने में 3 से 4 महीने इनको वेट करना पड़ेगा। हाँ, अपनी बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी कुछ चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर कैलकुलेट करके फिर जॉब छोड़ें। ऐसे जल्दबाजी में ना छोड़ दें, गुस्सा आ गया जॉब छोड़ दिया, क्योंकि गुस्सा इनको बहुत आएगा। अंदर से भी खुशकी है और इसीलिए उपाय क्या है इनके लिए? सबसे बड़ा उपाय है चांदी का ग्लास अगर घर में है तो ठीक है, नहीं तो चांदी का सिक्का ले, उसको बोतल में डाल दें और उसको 5-6 घंटे रखे रहने के बाद उसी बोतल से पानी पिया करें और दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पी लिया करें। देखिए फिर मंगल बुरा नहीं करेगा। हाँ, सिंपल सा उपाय है। हाँ, तो इतना सा ये कार्य कर दें। और किसी पर भी, अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, आंख मूंद कर विश्वास ना करें जब तक कि आपको उनका व्यक्तित्व बहुत भा ना जाए, जब तक कि आपको उनमें एक वो अम्ब्रेला वाली फील ना आने लगे, तब तक उनसे विश्वास मत कीजिएगा। और जब विश्वास करें तो पूर्ण समर्पण के साथ उनसे सलाह लेते हुए आगे बढ़े और देखिए आप फेल हो ही नहीं सकते किसी हालत में। छोटा सा उपाय है, ये कर लें। हाँ, और उसके बाद जीवन अच्छा होगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, उतना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। मिलेगी। मंत्री जी हमारे ही हैं, वृश्चिक राशि वालों के। हाँ, तो ये फील के साथ काम कीजिए, मंत्री जी हमारे ही हैं। बहुत तो शानदार। हाँ, अपने काम बनाएंगे फिर वो। ठीक है, तो कठोर परिश्रम आपको करना है और फिर सफलता मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को। अब धनु राशि। धनु राशि के वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस वो सोच समझ कर अपना काम करें, बाकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब धनु राशि के लोगों को अगर लगता है कि कोई अचानक बड़ी परेशानी आ रही है, तो बुज़ुर्गों की, गुरुओं की सेवा करें और साथ साथ अनार के पेड़ की इतनी सी जड़, देखिए हमारे यहाँ जड़ निकालने का भी एक तरीका होता है। एक प्रॉपर मुहूर्त में पेड़ के पास जाके प्रणाम करते हैं, क्योंकि पेड़ हम लिविंग ऑब्जेक्ट मानते हैं और कि तुम्हारी जड़ काटनी पड़ेगी, हमको क्षमा कर देना। तो फिर वो इतनी सी जड़ ले लीजिए
और उस जड़ को पीले रंग के धागे में या नारंगी रंग के धागे में सिल लीजिए। वैसे ही रंग का धागा गले में बृहस्पतिवार को पहन लीजिए। माँ से या घर में और कोई बुजुर्ग है उनसे वो पहन लीजिए, या आपके गुरु हैं तो उनसे हाथ लगवा के वो पहन लीजिए। और देखिए आपकी ये जो परेशानियां हैं पैसे की, ये एकदम से ठीक होने लग जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दें, और जो भी काम करें ना लिख के करें, क्योंकि मेमोरी पे फ़र्क पड़ेगा तो याद आसानी से चीज़ें रहेंगी नहीं। और ये मैं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा, नोट्स बनाते, इधर किताब रखे जाएं, इधर नोट्स बनाते रहें, इधर किताब रखे रहें, नोट्स बनाते रहें, फेल नहीं होंगे। क्यों? हमारा ही तो राजा है। हाँ, ठीक बात जी, तो आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो धनु राशि वाले तो मुझे लगता है और उन्हें खुश रहना चाहिए कि जब वो आपने पहले कहा ना सैया भय कोतवाल, तो बृहस्पति ही जब राजा है तो आपका मंगल होगा, बस लेकिन लिख के काम करना है। इसलिए एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। एक बार एक व्यक्ति थे, उनकी धनु लग्न थी और धनु राशि भी थी, और वो परेशानियों से जूझ रहे थे। उन्होंने बहुत उपाय किए, बहुत सारी अंगूठी भी पहनी, बहुत महंगी होंगी रही होंगी, तब भी बहुत महंगी रही होंगी, अब तो और महंगी हो गई हैं। तो जो भी कारण था, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी, जबकि बड़े योग्य पुरुषों ने ही उनको अंगूठियां भी पहनाई होंगी, ऐसे तो कोई नहीं पहनाएगा। हाँ। तो काम नहीं हो रहा था। मैंने ऐसी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने उनसे कहा कि तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ के डीएम को जानते हो? बोला नहीं। मैंने कहा जाना शुरू कर दो उसके घर। अच्छा। कुछ ना कुछ उसके घर से उसके घर पे कभी कुछ पहुंचा दिया, कुछ काम कर लिया। ये ढूंढो उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है और उनसे दोस्ती करो। तो पता चला डीएम साहब को पौधे बहुत पसंद है। मैंने क्या, बन गया काम। एक तो बृहस्पति देव अपना काम कर ही रहे हैं, हाँ। तो और पौधे, तो वो हर 10-15 दिन में कोई एक अच्छा सा पौधा, कोई फूल, कोई बोनसाई या कुछ, वो डीएम साहब को दे देता था। डीएम साहब से उसकी बड़ी दोस्ती हो गई, उसके काम बन गए। अच्छा। तो उसने मुझसे पूछा, ये नेचुरली कोई भी सोचेगा कि ये काम, पौधे और डीएम साहब से दोस्ती का मेरे भाग्य से क्या असर, मेरे भाग्य पे इसका क्या प्रभाव आया? हाँ। मैंने कहा राजा से दोस्ती हो गई ना। अच्छा। अब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का राजा तो वही है। हाँ। तो तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई, ओहो। और उसका तुम्हें सीधा आशीर्वाद मिल गया या दोस्ती मिल गई, जो भी है। हाँ। तुम्हारे काम फिर कौन रोक सकता था? हो के रहेगा, हो गया। क्या बात है। इसलिए जो गूढ़ बातें लिखी हुई हैं ज्योतिष की या हमारे ग्रंथों में, वो डिकोड करने वाला आज के समय में कोई गुरु होता नहीं है हमारे पास। अब पहले तो ये लिखा होता था ना, राजा से मित्रता होनी चाहिए, अब तो कहाँ ढूंढने जाए राजा। तो ये बड़ा शानदार डिकोड किया आपने। बस उसकी किस्मत रही, मेरे दिमाग में ये बात आ गई और उसने पालन भी कर लिया। नहीं तो कोई सोचता डीएम साहब क्या, मैं क्यों जाऊं? हाँ। क्या सोच के जाऊंगा, कैसे उसने रिश्ते बनाए होंगे, क्या क्या किया होगा। हाँ। क्योंकि डीएम साहब ऐसे थोड़ी किसी को भी अपने निकट आने देंगे। हाँ। बहुत सारी चिंताएं भी होती हैं, कौन है, क्या है। पर अच्छी बात है गुरुजी, लोग डीएम को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। ये पहला शख्स होगा जिसने पौधे दिए होंगे। फूल के पौधे, बोनसाई, तो ये पहला। तो डीएम साहब भी प्रभावित हो गए होंगे कि हाँ ये बढ़िया आदमी आया है। बिल्कुल। शानदार। मकर राशि। देखिए, मकर राशि के लिए थोड़ी सावधानियों की आवश्यकता है। सावधानी नंबर 1 स्वास्थ्य, सावधानी नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, सावधानी नंबर 3 स्टडीज एंड सावधानी नंबर 4 कि जॉब नहीं छोड़ना है। क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है नवंबर तक। नवंबर के बाद पंचांग कहता है कि बढ़िया समय है, तो आप उसके बाद करिए, बढ़िया से खुल के खेलिए। लेकिन अभी तो आप ऐसे टाइम में पहुंच रहे हैं पिच पर जब टीम बहुत प्रेशर में है, और इसलिए आपको अभी पिच पर रुकना है, जाते ही शॉट्स नहीं मारने हैं। तो थोड़ी देर रुक लीजिए, सेटल डाउन हो जाइए, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, लाभ ही लाभ होगा।
और वही चीज़ जो आपका रास्ता रोक रही थी वही चीज़ आपको रास्ता देगी। सिलेक्शन भी होगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, और प्रतिष्ठा भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, बिजनेस भी चलना शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट भी फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। बस उपाय क्या है? अब बात आती है उपाय क्या? उपाय के नाम पर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। ओहो, कष्टकारी बता दिया आपने उपाय। चाहे नाइट शिफ्ट भी है, हाँ। आए थोड़ा आराम कर लिया, लेकिन हर हालत में सूर्योदय से पहले उठकर, अब चाहे दौड़ना भागना जो भी कुछ है, स्नान आदि करना है वो करें, और उसके बाद सूर्य को जल दे देना है। और काली चीज़ों से या बैंगनी चीज़ों से थोड़ा परहेज रखें, और अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ये मंगल झगड़ा ज़रूर कराता है। कैसे? खामोखा छोटी सी बात ही अपशब्द निकल गया एक मुंह से, बस उसके बाद तो लड़ाई बढ़ गई, जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, जो शायद नहीं भी होती, वो ऐसा शब्द निकल गया कि उसमें झगड़ा शुरू हो गया। एक रामपुर की बात है, नए नए शादी हुई थी, तो एक भैया जो दूल्हा बने थे वो अपनी ससुराल जा रहे थे, तो उसमें एक कोई व्यक्ति रहे थे जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उससे उन्होंने हल्की फुल्की मजाक कर दी, वो नाराज़ हो गए। तो बोले आप तो साले हो। अच्छा। अब वो इस रूप में कह रहे थे कि आप मेरे साले के नगर के रहने वाले हो, तो आप भी मेरे साले हो गए। उनको लगा कि झगड़ा हो गया। ओहो, वो जम के झगड़ा हुआ। हाँ। ऐसा भी हो जाता है, ये समाज है। हाँ। लेकिन फिर भी अपशब्द निकालने से बचें, किसी भी रूप में किसी को भी। बस काम चल जाएगा, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी समय उचित है, कोई ऐसी टेंशन डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए तो मुझे लगता है बहुत ही सरल उपाय मकर राशि वालों के लिए कि बस अपशब्द नहीं कहना है, फिर सब मंगल ही मंगल रहने वाला है। ठीक है, अब 2 राशि हमारी बची, कुंभ और मीन, और इन दोनों ही राशियों के ऊपर शनि की 7.5 भी है ना। सबको डर लगता है शनि की 7.5 से। तो आप बताएं कुंभ राशि का कैसा होगा समय? स्वास्थ्य की वजह से अच्छा भला काम रुक जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें लोग। और उस स्वास्थ्य में भी जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस, लंग्स, इसका थोड़ा ध्यान दें, ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान दें, और एक्सेसिव स्ट्रेस ना लें किसी चीज़ का। जो होगा देखा जाएगा, अपने इष्ट को समर्पित कर दें, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो परिणाम आप दें सो ठीक है। इस प्रकार के एटीट्यूड से ये चलें तो ठीक रहेगा। नहीं तो स्ट्रेस की वजह से इनको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएंगी, और उन परेशानियों के चलते अच्छा खासा सरलता से होने वाला काम भी मुश्किलों में फंस जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो या तो किसी और के माध्यम से खरीदें, जैसे घर के हो गए, जीवन साथी या जीवन संगिनी हो गए, बच्चे हो गए, उनके माध्यम से खरीदें, और या फिर ना खरीदें। विवाह में भी ध्यान रखें, जेठ के महीने में कोई विवाह नहीं करना है, जून में सोचना भी नहीं है विवाह का, 15 जुलाई के बाद सोचना है विवाह का, और उसमें भी प्रेम विवाह से बचने की कोशिश करें। और अगर प्रेम विवाह करना ही है तो फिर 2027 20 जनवरी के बाद 2027 में फिर सोचना शुरू करें कि इनसे, और साफ कह दें, किसी को बुलावे में ना रखें, साफ कह दें कि 20 जनवरी के बाद सोचेंगे। कुछ उससे पहले प्रॉब्लम्स हैं, गृहजनित प्रॉब्लम है, चाहे ये बता दें, या जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में दिक्कत है, तो 20 के बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर विवाह करेंगे। इस प्रकार से वो करें। उपाय क्या है? अगर परेशानी महसूस करते हैं तो आप क्या करें? छाते का दान, जूते का दान, काले वस्त्रों का दान करें,
और रात का जो भोजन है अगर वो सूर्य अस्त होने से पहले कर लें तो क्या कहने, अगर नहीं भी कर पाते तो बहुत लेट ना करें। और भोजन में देर रात को दूध नहीं पीना है, वो शाम में ले लें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी सफ़ेद वस्त्र पहने, और यदि गुरु हैं तो गुरु, नहीं तो माता हो गई या घर के बुज़ुर्ग हो गए, उनके हाथ से सफ़ेद धागा दाहिनी कलाई में ये धारण कर ले। और अगर मान लीजिए वो नहीं भी कर सकते हैं रोज़ क्योंकि धागा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो एक चांदी का ब्रेसलेट पहन ले। वज़न कितना भी हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते तो हल्का कर ले उसको, लेकिन वो पहन लिया। दाहिना हाथ हो या बायां हाथ हो वो पहन ले। कब पहनना है? सोमवार को। बस इतना सा उपाय करें, बाकी मैया की कृपा रहेगी। शानदार। आपने शुरुआत ही कुंभ राशि की जब की थी और कहा था कि बस कर्म करें और सब ऊपर वाले पे छोड़ दें, उस समय ही मेरे मन में ये 4 लाइन आई थी कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो ये एटीट्यूड रखना है कुंभ राशि वालों को, सब मंगल ही मंगल होगा। जी जी। अब अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए समय अच्छा शुरू होगा। कब से? 29 अप्रैल से। तो इनका जो कर्ज है या जो रुका हुआ प्रॉपर्टी डीलिंग है या कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट है, ये पूरे होने शुरू होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 29 की शाम तक आते आते हो जाएंगे, मतलब शुरू होने लग जाएंगे। और उसके बाद लगभग मार्च तक का समय है, उस समय में सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो मीन के लिए ये समय उचित है। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मोह से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मोह के चक्कर में गलत निर्णय ले सकते हैं या कोई भ्रष्टाचार आदि में फंस सकता है। मोह से बचें, बाकी अपना काम करें, जम के अपना काम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि कोई परेशानी महसूस करें तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः या ओम बृहस्पताय नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरुभ्यो नमः, अगर गुरु हैं तो गुरुभ्यो नमः, तो इसका जप कर लें। और हाथ में एक पीले रंग का धागा पहन लें। और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक सोने का छल्ला अपनी तर्जनी में बृहस्पतिवार को पहन लें। ठीक है, ये कार्य कर लें। बुज़ुर्गों को या गौ माता को बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ खिलावें अवश्य। बस इतना सा काम कर रहा है। ठीक, शानदार। तो 12 राशि वाले और जो फल की और भविष्य फल की दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो ज़रूर उनकी पूरी हो गई। गुरुजी, जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने सबका हित कैसे हो वो बताया। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो रौद्र संवत्सर शुरू हो रहा है उसमें आपकी सेहत बढ़िया बनी रहे, आप प्रसन्न रहें, ताकि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपका समय हमें मिलता रहे। और आज आप हमारे यहाँ आए हैं, आगे हम समय निकाल के आपके पास आ जाएंगे। ये आशीर्वाद मिला और शक्ति के मुंह से ये आशीर्वाद मिला, इसके लिए तो धन्यवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है। आप खूब उन्नति करें। आपको देखने वाले सारे लोग, आपके जितने फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, ये सब लोग बहुत उन्नति करें। कहीं कोई परेशानी हो उपाय कर लें, मैया उनको ज़रूर कृपा देगी। क्योंकि स्पंदन जो होता है ना व्यक्तित्व का, हाँ, वो सीधे बातचीत में तो अधिकतम होता ही है, लेकिन अदरवाइज भी अगर वो चाहे यूट्यूब भी है, उसके माध्यम से भी आपका स्पंदन, आपकी शुभेच्छाएं उन तक पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो आप तो शक्ति स्वरूपा हैं, आपसे मुझे आशीर्वाद मिला। सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नव संवत्सर, रामनवमी और नवदुर्गा भी इसी दिन शुरू होती है, क्योंकि हमारी धरती बननी ही इसी दिन से शुरू हुई है। नव संवत्सर, इसे पहला संवत्सर ब्रह्म संवत्सर था, तो इसी दिन से ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को बनाना शुरू किया था। और हम तो हर चीज़ के प्रारंभ में सबसे पहले माँ को याद करते हैं। श्री राम जी ने भी मैया को ही याद किया था, तो बस मैया को याद करके आगे बढ़ डालिए,
सब कृपा शानदार। होगी, सब अच्छा होगा। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।